नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली एपिसोड नंबर 17 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न के द्वादश भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में बुध प्रथम भाव और चतुर्थ भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध द्वादश भाव में स्थित हो जाता है तो ये नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि जब हमने भावों के सिद्धांत में आपसे बात करी तो आपको बताया था कि 6, 8 और 12 ये तीनों ही भाव त्रिक भाव होते हैं, और त्रिक भाव ऐसे भाव होते हैं जो सदैव अशुभ फल प्रदान किया करते हैं। तो त्रिक भाव में बैठकर बुध नकारात्मक फल प्रदान करेगा। वह इसलिए भी अधिक करेगा क्योंकि बुध एक शुभ ग्रह होता है। हमने जब ग्रहों के सिद्धांतों पर आपसे चर्चा करी तब आपको बताया था कि बुध, शुक्र, चंद्रमा और गुरु ये चारों ही ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो जब कभी भी एक शुभ ग्रह एक अशुभ भाव में स्थित हो जाता है, वह भी एक पृथकतावादी भाव में, देखिए द्वादश भाव एक पृथकतावादी भाव भी होता है। जब एक पृथकतावादी भाव में स्थित हो जाता है तो यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। और यहाँ पर लग्नेश एक पृथकतावादी भाव में स्थित हो रहा है, तो यहाँ पर ये विशेष रूप से नकारात्मक फल प्रदान करने वाला होगा। यदि हम लग्न भाव के सापेक्ष बात करते हैं तो लग्न भाव से ऐसा बुध द्वादश भाव पर जा रहा है, अपने से द्वादश जा रहा है और द्वादश भाव में जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह और नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, यहाँ पर 2 एस्पेक्ट्स बन रहे हैं। पहली बात तो यह लग्न भाव के सापेक्ष द्वादश भाव पर बैठा हुआ है। जब यह लग्न भाव के सापेक्ष द्वादश भाव पर बैठता है तो व्यक्ति को फिजिकली भी कमजोर बना देता है, उसकी इम्यूनिटी को डाउन कर देता है, उसकी विटैलिटी को डाउन कर देता है, उसमें जीवन शक्ति की कमी ला देता है। तो यहाँ पर यह स्वास्थ्य में गिरावट के संकेत भी देता है, स्वास्थ्य में कमजोरी के भी योग प्रदान करने वाला हो जाता है, व्यक्ति को कुछ आलसी भी बना देने वाला होता है। लग्न के जो कंटेंट्स होते हैं, क्योंकि लग्न भी बुध की है, तो लग्न को जो बुध के कंटेंट्स प्राप्त हो रहे हैं उसमें भी कमी लाने वाला होता है। देखिए, बुध होता है विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी, व्याकरण, गणित, साहित्य, आमोद प्रमोद, हास्य परिहास, अभिनय और लेखन का कारक ग्रह। तो ये सभी जो कंटेंट्स होंगे वह व्यक्ति को कमजोर स्थिति में प्राप्त होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यदि हम चतुर्थ भाव के सापेक्ष देखते हैं तो चतुर्थ भाव से ऐसा बुध नवम भाव पर जा रहा है, अपने से भाग्य स्थान पर जा रहा है, कुंडली के द्वादश भाव में जा रहा है। देखिए, यहाँ पर यह एक शुभ योग भी बन रहा है और एक अशुभ योग भी बन रहा है। अशुभ कैसे बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर यह चतुर्थ भाव का स्वामी हो रहा है और चतुर्थ भाव का कारक भी होता है। तो चतुर्थ भाव से यह द्वादश भाव पे जा रहा है। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव, वाहन, भूमि और भवन का कारक भाव होता है चतुर्थ भाव, और अपने स्थान का भी कारक भाव चतुर्थ भाव ही होता है। तो यदि सांसारिक भोगों की उपलब्धता के लिहाज से देखें तो इसका स्वामी जब द्वादश भाव में जा रहा होता है तो उसका व्यय कराने वाला होता है, उपलब्धता में कमी लाने वाला होता है। लेकिन जब हम इसके दूसरे एस्पेक्ट्स को देखते हैं ना, तो यह बुध चतुर्थ भाव अथवा अपने ग्रह स्थान से द्वादश भाव पर जा रहा है और अपने से भाग्य भाव में होकर जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह चतुर्थ भाव के सापेक्ष व्यक्ति को भाग्यशाली भी बना देता है। देखिए, यहाँ से यदि गिनती शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अपने चतुर्थ स्थान से यह व्यक्ति को भाग्यशाली भी बना देता है। इट मीन्स कि व्यक्ति के दूरस्थ स्थान पर बसने के योग बन जाते हैं, विदेश में बसने के योग बन जाते हैं, विदेश यात्रा करने के योग बन जाते हैं। और यदि कुंडली में अन्य ग्रह भी बेहतर पोजीशन में होते हैं, कुंडली में अन्य योग भी इसको सपोर्ट करने वाले होते हैं व्यक्ति के लिए, तो यहाँ पर यह एक अलग ही प्रकार के प्रभाव देने वाला बन जाता है। देखिए, जब चतुर्थ भाव और द्वादश भाव का संबंध बनता है ना, तो ये कुछ एस्ट्रोलॉजर्स के लिए कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, क्योंकि यह एक दृष्टि से अशुभ प्रभाव प्रदान करने वाला होता है, दूसरी दृष्टि से ये शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। अब हम इसके शुभत्व की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर चतुर्थ भाव जो होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव होता है। द्वादश भाव जो होता है वह सांसारिक भोग भोगने का कारक भाव होता है। तो यहाँ पर सांसारिक भोग उपलब्ध होने के पश्चात व्यक्ति उसका भोग भी करता है, तो यहाँ पर एक अलग प्रकार का एक बेहतर योग भी बन जाता है। तो आपको सांसारिक भोग उपलब्ध होते हैं वो एक अलग बात है, आप सांसारिक भोग भोग पाएंगे कि नहीं वो एक अलग बात है,
लेकिन यहाँ पर ये दोनों के कॉम्बिनेशन को भी जब ज्वाइन कर देता है तो यहाँ पर सांसारिक भोग उपलब्ध होने के साथ ही उसको भोगने का कारक भी ऐसा योग बन जाता है। यहाँ पर बुध क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी भी होता है तो इसको केंद्राधिपत्य दोष भी लग जाता है। जब हमने लघु पारिषद की आपसे चर्चा करी तो आपको बताया था कि जब कभी भी कोई भी ग्रह केंद्र भाव का स्वामी हो जाता है तो उसको केंद्राधिपत्य दोष प्राप्त हो जाता है। केंद्राधिपत्य दोष से युक्त कोई भी अशुभ ग्रह अपना अशुभत्व को त्याग देता है और कोई भी शुभ ग्रह अपने शुभत्व को त्याग देने वाला होता है, क्योंकि बुध एक शुभ ग्रह होता है। तो बुध शुभ ग्रहों की श्रेणी में आने के कारण जब केंद्राधिपत्य दोष से ग्रसित होता है और अपने शुभत्व को त्याग देता है तो वह न्यूट्रल ग्रह बन जाता है। देखिए, शुभत्व त्यागने की बात सिद्धांत में आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वह अशुभ फल प्रदान करेगा। तो यहाँ पर शुभत्व त्याग देने वाला यह बन जाता है। तो शुभत्व त्यागने के बाद जब ये 12th हाउस में स्थित होता है तो यहाँ पर भी एक नियम कार्य करता है कि अशुभ ग्रह जब अशुभ भाव में बैठते हैं तो शुभ प्रभाव प्रदान करने वाले हो जाते हैं। शुभ ग्रह जब शुभ भाव में बैठते हैं तो शुभत्व प्रदान करने वाले बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि यह अपने शुभत्व को त्याग चुका है तो ऐसी स्थिति में ये जब न्यूट्रल हो जाता है और 12th हाउस में स्थित हो जाता है तो यह कुछ शुभ फल भी प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। चलिए हम बात करते हैं इसके कारकत्व की। बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और दशम भाव का कारक। यदि चतुर्थ भाव की दृष्टि से देखें तो यह मिश्रित फल प्रदान करने वाला ग्रह बनना है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष इस बुध को देखते हैं तो यहाँ से यह बुध अपने से तृतीय स्थान पर स्थित हो रहा है। अपने कारक स्थान से जब कोई ग्रह तृतीय स्थान पर स्थित होता है तो वह संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर देने वाला हो जाता है। यहाँ पर प्रोफेशन का कारक अपने से तृतीय होकर जब द्वादश भाव में बैठता है तो यह एक शुभ योग भी बना देने वाला होता है। देखिए, विदेश जाने के एक शुभ योग बन जाते हैं, दूरस्थ स्थान पर जाने के, जैसे कि आप 400-500 किलोमीटर दूर आप अपने स्थान से नौकरी कर रहे हैं अथवा बिजनेस कर रहे हैं तो इस प्रकार के योग भी ये प्रदान कर देने वाला बन जाता है। और क्योंकि तृतीय का मतलब होता है संघर्ष, अपने से तृतीय भाव मतलब कर्म क्षेत्र के सापेक्ष यह बुध संघर्ष भी दिखा देने वाला हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये संघर्ष कराते हुए व्यक्ति को सफल भी बनाने का कारक बन जाता है। बुध की यहाँ से पूर्ण दृष्टि और सप्तम दृष्टि षष्ठम भाव पर पड़ रही है, छठे भाव पर पड़ रही है। देखिए, यहाँ पर भी यह शुभ फल प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर बुध जब द्वादश भाव में स्थित हो जाता है तो द्वादश भाव के कंटेंट्स को प्राप्त करने के पश्चात ये कुछ दूषित भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब ये छठे भाव पर दृष्टि प्रदान करता है तो छठे भाव के कंटेंट्स की हानि करने वाला बन जाता है। छठे भाव के कंटेंट्स होते हैं रोग, ऋण और शत्रु। रोग, ऋण और शत्रुओं के सापेक्ष यदि हम देखें तो यह बुध बेहतर रिजल्ट प्रदान करने वाला बन जाएगा, लेकिन 34 वर्ष की अवस्था के बाद बनेगा। 34 वर्ष की अवस्था से पूर्व रोग, ऋण और शत्रु ऐसे व्यक्तियों पर हावी रहते हैं। रोग, ऋण और शत्रु उसको आगे नहीं बढ़ने देते। तो ऐसी स्थिति में 34 वर्ष की अवस्था के पश्चात ऐसे लोग सफल हो जाते हैं। लेकिन जब इसकी महादशा और अंतर्दशा भी आएगी तब वह भी संघर्ष कराने वाली बनेगी, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश द्वादश भाव में जा रहा है। तो बुध से यदि आप अपेक्षा रखते हैं कि वो अपनी महादशा अथवा अंतर्दशा में बेहतर रिजल्ट प्रदान करे तो ऐसा नहीं होगा। बुध की पूर्ण 17 साल की महादशा आपको नेगेटिव फल प्रदान करने वाली बनेगी, लेकिन बुध की दशा से अलग अन्य ग्रह की दशा आएगी अथवा मित्र ग्रह की दशा आएगी तब ये बेहतर रिजल्ट प्रदान करने वाला ग्रह बन जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके उपायों की, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, द्वादश भाव में स्थित ग्रह नकारात्मक ही रिजल्ट्स प्रदान करने वाले हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब लग्नेश द्वादश भाव में स्थित हो जाता है तो ये विशेष नकारात्मक फल प्रदान करने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि इसकी नकारात्मक स्थिति को आपको रिमूव करना है, समाप्त करना है, अथवा आप बुध की महादशा अथवा अंतर्दशा से होकर गुजर रहे हैं तो आपको इसके उपाय अवश्य करने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आप इसके प्रभाव को यदि मूव ही करा लेते हैं तो वह ज़्यादा बेहतर होगा। कहाँ मूव करा सकते हैं आप? देखिए, इसके प्रभाव को यदि 9th हाउस में मूव करा लेते हैं तो ये बेहतर रिजल्ट प्रदान करने वाला बन जाएगा, आपको भाग्यशाली बना देने वाला बन जाएगा। इसके लिए 43 डेज लगातार हरी साबुत मूंग की दाल मंदिर में देना शुरू कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह बेहतर रिजल्ट प्रदान करने वाला बन जाएगा। 9th हाउस को क्लिक करने लगेगा और द्वादश भाव से इसके इफेक्ट्स समाप्त हो जाएंगे। देखिए, हम
जब 43 डेज लगातार मंदिर का उपाय बताते हैं तो कई सारे मैसेज भी आते हैं हमारे पास ये पूछने के लिए, स्पेशली महिलाओं के मैसेज आते हैं यह पूछने के लिए कि जिन दिनों में वह मंदिर में मजबूरन न जा पाए 5 से 6 दिनों के लिए, तो उस कंडीशन में उनको क्या करना चाहिए, ये कंटिन्यूटी कैसे होगी, ये उपाय कंप्लीट कैसे होगा। तो देखिए, आप स्वयं ही इस उपाय को लगातार मंदिर में जाकर आपको करना चाहिए, लेकिन मजबूरन यदि 5 से 6 दिन आप मंदिर में नहीं जा पाती हैं तो उस कंडीशन में आप अपने किसी ब्लड रिलेटिव से भी यह उपाय करा सकती हैं, लेकिन वही दिन होने चाहिए जो कंपल्शन वाले हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लापरवाही में न जाएं। तो जब आप इस प्रकार की कंटिन्यूटी के साथ भी यदि यह उपाय करती हैं तो आपको इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो ब्लड रिलेटिव में आप अपने चिल्ड्रंस को भी यह उपाय करने के लिए बोल सकते हैं, अपने पेरेंट्स को भी कह सकते हैं, अपने सिबलिंग्स को भी कह सकते हैं। पति अथवा पत्नी ये उपाय नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं केवल ब्लड रिलेटिव की। तो यदि आप ऐसा करते हैं तब भी आपके जो उपाय होंगे वह कंप्लीट हो जाएंगे, आपको कंटिन्यूटी में वह लाभ प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कर्क लग्न के प्रथम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।